दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों को जीके में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जायद की फसल। हमारा टॉपिक है जायद की फसल। तो दोस्तों, हम लोग जायद की फसल को ट्रिक की सहायता से जानेंगे। तो हमारा ट्रिक है ताऊ खीरा खाकर मरे। जायद की फसल का ट्रिक है ताऊ खीरा खाकर मरे। देखिए दोस्तों, हम लोग ताऊ खीरा खाकर मरे ट्रिक की सहायता से जायद की फसल को जानेंगे कि जायद की कौन कौन सी फसल होती है। तो दोस्तों, इसका ट्रिक है ताऊ खीरा खाकर मरे। देखिए दोस्तों, ता से ताऊ में ता से हो जाएगा तरबूज। ता से हो जाएगा दोस्तों, ता से हो जाएगा तरबूज। और ऊ से हो जाएगा उड़द। ऊ से हो जाएगा उड़द। दोस्तों, खीरा से हो जाएगा खीरा। खीरा से हो जाएगा खीरा। और खा से हो जाएगा खरबूज। खा से हो जाएगा खरबूज। दोस्तों, इसके बाद हमारा आगे है का से। तो का से हो जाएगा ककड़ी। का से हो जाएगा ककड़ी। इसके बाद रा से हो जाएगा राई। रा से हो जाएगा राई। रा से हो जाएगा राई। इसके आगे दोस्तों माँ से हो जाएगा मूंग। माँ से हो जाएगा मूंग। देखिए दोस्तों, आज हमने जायद की फसल को जाना। तो जायद की कौन कौन सी फसल हो। तो दोस्तों, इसका ट्रिक था जायद की फसल का ट्रिक है ताऊ खीरा खाकर मरे। ताऊ खीरा खाकर मरे। तो देखिए दोस्तों, इसमें ता से हो जाएगा तरबूज। ऊ से हो जाएगा उड़द। और खीरा से हो जाएगा खीरा। और खा से हो जाएगा खरबूज। हो जाएगा खरबूज। और दोस्तों, का से हो जाएगा ककड़ी। का से हो जाएगा ककड़ी, जिसको आप सब लोग काकर भी कहते हैं। और दोस्तों, रा से हो जाएगा राई, यानी कि सरसों को हम लोग राई कहते हैं। और माँ से हो जाएगा मूंग। देखिए दोस्तों, हमने जाना कि जायद की कौन कौन सी फसल होती हैं। तो जायद की तरबूज, उड़द, खीरा, खरबूज, ककड़ी, राई और मूंग है। तरबूज है, उड़द है, खीरा, खरबूज, ककड़ी, राई और मूंग जायद की फसल है। दोस्तों, अब हम लोग आगे दूसरे टॉपिक को देखेंगे। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है रबी की फसल। तो हम लोग देखेंगे रबी की कौन कौन सी फसल होती हैं। तो इसको ट्रिक की सहायता से हम लोग जानेंगे। तो हमारा इसका ट्रिक है रबी की फसल का ट्रिक है मैं आज गा रहा हूँ। मैं आज गा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, रबी की फसल का ट्रिक है मैं आज गा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, माँ से हो जाएगा मटर। मटर कामा मसूर। माँ से हो जाएगा मटर कामा मसूर। और आज में आ से हो जाएगा आलू। आ से हो जाएगा आलू। और जा से हो जाएगा जौ। जा से हो जाएगा दोस्तों जौ। फिर गा से हो जाएगा गाजर। गा से हो जाएगा गाजर। दोस्तों, हमने जाना कि रबी की फसल। तो रबी की फसल का ट्रिक है मैं आज गा रहा हूँ। तो माँ से हो जाएगा मटर कामा मसूर। आज से हो जाएगा आलू। जा से हो जाएगा जौ। और गा से हो जाएगा गाजर। थैंक यू दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए और जीके के इंटरेस्टिंग ट्रिक को पाने के लिए आप सब लोग हमारे चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों को टारगेट टाइम्स यानी कि भारतीय संविधान के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगी, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप सभी लोगों का यूपीपी का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों, उसमें भारतीय संविधान से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं उन्हीं सभी क्वेश्चनों को टारगेट टाइम की सहायता से करवाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आईएएस, जो लोग आईएएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, एसआई, टेट, टीजीटी, पीजीटी, सभी परीक्षाओं के लिए यह भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को
देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए ताकि उन तक भी हमारा यह वीडियो चला जाए। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। भारत की संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो देखिए दोस्तों हमारे पास 4 विकल्प हैं, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो दोस्तों हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सरदार पटेल संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष, जब प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप लोग ऑप्शन में लगाएंगे, और यदि प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सही ऑप्शन में लगाएंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत की संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है। तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। तो दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 हो जाएगा। देखिए दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 6 अन्य सदस्य थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था। तो दोस्तों सर वी.एन. राव थे। संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार सर वी.एन. राव थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों देखिए सर वी.एन. राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिम्हा राव है। बेनेगल नरसिम्हा राव हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर वी.एन. राव हमारे संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया।
तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था तथा राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था, जबकि अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। फिर हमारा अगला है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 29 अगस्त 1947 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और दोस्तों भारतीय संविधान लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंस से हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंस में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बम्बई प्रेसिडेंस से। बम्बई प्रेसिडेंस से भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंस से हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म व मृत्यु कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म व मृत्यु कब हुआ? तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में तथा मृत्यु 1956 ईस्वी को हुआ था। जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को और मृत्यु 1956 ईस्वी को होता है। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, इसीलिए 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था तथा मृत्यु 1956 ईस्वी को हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया या फिर अधिनियमित किया गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सा सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सा सर्वोच्च है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान को ही सर्वोच्च माना जाता है। देखिए दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान को ही सर्वोच्च माना जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो दोस्तों ऑस्टिन ने कहा था कि भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्टिन हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 15 महिलाएं सदस्य थीं। भारतीय संविधान में कुल 15 महिलाएं सदस्य थीं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित
करने की बात किसने की थी? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौलाना आजाद ने। मौलाना आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मौलाना आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया? तो देखिए दोस्तों, भारत का राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। भारतीय संविधान सभा के द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश से। हमारे समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका देश से। अमेरिका देश से लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त प्रांत का। संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था संविधान सभा में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया? तो दोस्तों हैदराबाद के प्रतिनिधित्व ने संविधान सभा के देशी रियासत में भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैदराबाद हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, और उसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य भी चुने गए थे। तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संपन्न हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा हैं और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। देखिए दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बने थे, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बने थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं हेतु के अध्ययन में संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 समितियां नियुक्त की थी। फिर हमारा अगला है, संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति को हम लोग मसौदा समिति भी कहते हैं। तो आप लोग इस बात को जरूर ध्यान दीजिए कि प्रारूप समिति को मसौदा समिति कहा जाता है। यदि आप सभी लोगों को प्रारूप समिति ना देकर यदि मसौदा समिति के अध्यक्ष पूछ ले तो आप सभी लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तब भी लगाएंगे, क्योंकि प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति कहा जाता है। और संविधान सभा के प्रारूप समिति या मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप या मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों देखिए दोस्तों, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, और डीपी खेतन भी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, और केएम मुंशी भी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे प्रारूप समिति या मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। और प्रारूप समिति या मसौदा समिति के 7 सदस्य थे, जिनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों 284 लोगों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों की संख्या 284 थी। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की महिला सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? संविधान सभा की महिला सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? देखिए दोस्तों, संविधान सभा के निर्माण में 15 महिलाएं ने भाग लिया था। संविधान सभा के निर्माण में 15 महिलाएं ने सदस्य। देखिए दोस्तों, संविधान सभा के निर्माण में 15 महिलाओं ने भाग लिया था, और 15 महिलाओं में से सरोजिनी नायडू संविधान सभा की महिला थी, सुचेता कृपलानी भी संविधान सभा की महिला थी, हंसा मेहता भी संविधान सभा की महिला थी, जबकि लीला सेठ संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। संविधान सभा की महिला सदस्य लीला सेठ नहीं थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लीला सेठ संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की महिला सदस्य थी। संविधान सभा की महिला सदस्य थी, यानी कि इनमें से हमें विकल्प में चुनना है कि संविधान सभा की महिला सदस्य कौन थी। तो देखिए दोस्तों, राजकुमारी अमृत कौर संविधान सभा की सदस्य थी। फिर विजय लक्ष्मी पंडित भी संविधान सभा की महिला सदस्य थी। पूर्णिमा बनर्जी भी महिला सदस्य थी संविधान सभा की। और ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया उपयुक्त सही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी सभी लोग हमारी संविधान सभा की महिला सदस्य थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किसे काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किसे काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि फ्रांसीसी, क्लेयरिंग और मानसन को भी सभी लोगों को काउंसिल का सदस्य चुना गया। और थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, जो मैंने आज आप सभी लोगों को पॉलिटी का क्वेश्चन कराया है वह यूपीपी पुलिस और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने आज इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन को कराया है जो कंपटीशन की परीक्षा में आ सकता है। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों को पॉलिटी में
राष्ट्रीय प्रतीक तथा शासन प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण पॉलिटी में क्वेश्चन करवाऊंगी। आज का हमारा टॉपिक है कि राष्ट्रीय प्रतीक तथा शासन प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, इन चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को क्वेश्चन में पूछे कि भारत का राजकीय फूल क्या है, तो आप सभी लोग प्लस लगाएंगे, और राष्ट्रीय पुष्प पूछे तो कमल। तो राष्ट्रीय पुष्प कमल है और राजकीय पुष्प प्लस है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के राजकीय चिन्ह यानी कि अशोक स्तंभ को अंगीकृत किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन काल कितना है। राष्ट्रगान का गायन काल कितना है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड में गाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान को गाने का समय हमारा 52 सेकंड है, और यदि राष्ट्रीय गीत को गाने का समय पूछे तो वह उसका आंसर हो जाएगा 65 सेकंड। राष्ट्रीय गीत को 65 सेकंड में खत्म किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय गान को गाने का समय 52 सेकंड होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राजकीय पक्षी क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोर हो जाएगा। यदि दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछे तो उसका राइट आंसर सारस हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, जबकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है। भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3:2। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 24 तीलियां। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। और यदि राष्ट्रीय गीत के रचयिता पूछे तो उसका राइट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत के रचनाकार हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो दोस्तों, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता में गाया गया था। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में या कलकत्ता में गाया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1911 ईस्वी में कोलकाता में गाया गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसके लेखक या रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और यदि भारत का राष्ट्रीय गान पूछे तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। भारत का
राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संबंधित है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ ग्रंथ से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिरन। देखिए दोस्तों 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिरन। हिरन भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में से पशु की दृष्टि से दृष्टिगत नहीं है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। भारत की राष्ट्रीय संवत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय संवत शक संवत है। हमारा राष्ट्रीय संवत है या भारत का राष्ट्रीय संवत शक संवत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शक संवत। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास क्या है? शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास या प्रथम महीना कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चैत। चैत्र हमारा शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो दोस्तों न्याय का, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्याय का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र न्याय का प्रतीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अध्यात्मात्मक सरकार। अध्यात्मात्मक सरकार हमारी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसाधात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता है, जबकि अध्यात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। राष्ट्रीय पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं, यानी कि किसमें समस्त शक्तियां निहित होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निहित होती हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निहित हो जाएंगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जनता। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? तो दोस्तों हमारा भारतीय संविधान अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है, यानी कि थोड़ा लचीला और थोड़ा कठोर है। भारत का संविधान थोड़ा लचीला और थोड़ा कठोर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकारा गया था। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया गया।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है असुमेलित चुनिए, यानी कि जो विकल्प सही नहीं है उसका चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें दिया पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय पशु, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और राष्ट्रीय पक्षी दिया तो राष्ट्रीय पक्षी मोर भी होता, तो यानी कि ये भी सही है। और हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया राष्ट्रीय पुष्प, तो राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है, ये भी सही दिया। और राष्ट्रीय गान वंदे मातरम, तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय गान हमारा वंदे मातरम नहीं होता है, राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन होता है। तो यह ऑप्शन सही नहीं दिया है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, जबकि यहाँ पे राष्ट्रीय गान की जगह पर दिया है। तो हमारा असुमेलित इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो दोस्तों, भारत में संसाधनात्मक व्यवस्था है, संसाधनात्मक व्यवस्था है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसाधनात्मक व्यवस्था है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का प्राधिकार प्राप्त होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का प्राधिकार प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का प्राधिकार प्राप्त होता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, जबकि कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता हमारे भारतीय संविधान का दर्शन है। लेकिन साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साम्यवादी राज्य। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। जिसमें राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुशासन की व्यवस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही सुशासन की व्यवस्था नहीं हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कि कमजोर वर्गों के स्वास्थ्य की कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकल कार्यपालिका। कार्यपालिका अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय दिवस क्या है? भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय दिवस क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा घोषित राष्ट्रीय दिवस 15 अगस्त है, 26 जनवरी है और 2 अक्टूबर है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत देश आजाद हुआ था, इसलिए स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो भारतीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीय दिवस इनमें से तीनों हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता कौन है? तो दोस्तों, वंदे मातरम की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, बाघ यानी कि जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, को राष्ट्रीय पशु का दर्जा किस वर्ष दिया गया? बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 ईस्वी को। 1972 ईस्वी को बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन एवं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया था। फिर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जब कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जब कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रहीम तुल्य सयानी। रहीम तुल्य सयानी भारत के उस समय कलकत्ता अधिवेशन में जब हमारा राष्ट्रीय गीत गाया गया था तो उस समय कांग्रेस के अधिवेशन रहीम तुल्ला सयानी थे। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही पॉलिटी के और ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पाने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों को हिस्ट्री में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करवाऊंगी। दोस्तों, कल मैंने आप सभी लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। आज मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित और महमूद गजनवी के बारे में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है, जो हिस्ट्री में हर कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूपीपी पुलिस की परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, चैत्य व बिहार में अंतर है। चैत्य व बिहार में क्या अंतर है? तो देखिए दोस्तों, हम इसका आंसर लिखेंगे। चैत्य एक पूजा स्थल है, जबकि बिहार एक निवास स्थान है।
चैत्य एक पूजा स्थल है जबकि बिहार निवास स्थान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चैत्य एक पूजा स्थल है जबकि बिहार निवास स्थान है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है। अशोकाराम विहार स्थित है या फिर अशोकाराम विहार स्थित कहाँ है। तो दोस्तों अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों मैंने कल भी आप सभी लोगों को बुद्ध शब्द में बुद्ध धर्म में बताया था कि बुद्ध शब्द का अर्थ होता है प्रकाशमान या फिर एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति जिसने अपना ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। तो बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ। बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ। तो देखिए दोस्तों बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था क्योंकि उनके पिता सुद्धोधन शाक्य कुल के प्रधान थे। तो बुद्ध का जन्म भी शाक्य कुल में ही हुआ था। बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ और बुद्ध शब्द का अर्थ है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। और दोस्तों यदि पूछे कि बुद्ध का बचपन का नाम तो हमने आप सभी लोगों को बताया था कि बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी गांव नेपाल में हुआ था। उनकी माता का नाम माया देवी और पिता का नाम सुद्धोधन था। फिर हम लोग आगे देखेंगे सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो दोस्तों सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। और देखिए दोस्तों हमने आप सभी लोगों को बताया भी था कि बुद्ध ने अपना सबसे प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और सारनाथ में बुद्ध के प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो हमने यह सब भी आपको कल वाले वीडियो में बताया था। फिर हम आगे देखेंगे बौद्ध धर्म पिटकों की भाषा क्या थी। बौद्ध धर्म पिटकों की भाषा क्या है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म पिटकों की भाषा पाली हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ। तो दोस्तों महावीर का जन्म ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ। देखिए दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यानी कि 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। तो इनका जन्म हमारा 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जियो और जीनो दो किसने कहा। जियो और जीने दो किसने कहा। तो दोस्तों जियो और जीने दो यह महावीर स्वामी ने कहा था। जियो और जीने दो यह शब्द महावीर स्वामी ने कहा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द क्या है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द क्या है। तो दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द कैवल्य है। देखिए दोस्तों हम लोग बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान को संबोधि कहते हैं जबकि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द को कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द कैवल्य है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो दोस्तों सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व कहलाता है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व कहलाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जैन साहित्य को क्या कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है स्यायवाद किसका सिद्धांत है। स्यायवाद किसका सिद्धांत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। स्यायवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ। तो दोस्तों प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। और देखिए दोस्तों प्रथम
बौद्ध संगति का आयोजन बौद्ध राजगिरी में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। फिर हमारा अगला है द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों द्वितीय जैन संगति का आयोजन वल्लभ में हुआ। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, जबकि द्वितीय जैन संगति का आयोजन वल्लभ में हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में व किस लिपि में हुआ? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व किस लिपि में हुआ? तो दोस्तों जैन साहित्य का संकलन प्राकृत भाषा व अर्धमागधी लिपि में हुआ। जैन साहित्य का संकलन प्राकृत भाषा व अर्धमागधी लिपि में हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो दोस्तों अणुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अणुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन बना? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? तो दोस्तों उनकी मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन बना था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन बना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया? महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो दोस्तों महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दोस्तों देखिए जैन संगति के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव यानी आदिनाथ को ही माना जाता है, जबकि वास्तविक तीर्थंकर या वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। तो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड हो जाएगा। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है, यानी कि शेर है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह हो जाएगा, यानी कि शेर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है स्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता था? स्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा जाता था। स्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा जाता था, यानी कि श्वेतांबर मतलब जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर का मतलब है जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भद्रबाहु के शिष्यों को क्या कहा जाता था? भद्रबाहु के शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों भद्रबाहु के शिष्य को दिगंबर कहा जाता था। दिगंबर यानी कि जो लोग नंगे रहते थे या नग्न रहते थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी और कब हुई? प्रथम जैन संगति कहाँ हुई और कब हुई? तो दोस्तों प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। देखिए दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुआ था, और जबकि प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है
किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? तो दोस्तों राज्यपाल को। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल को माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की? भारत में सरकार ने संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की? तो दोस्तों भारत में सरकार ने संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की थी। भारत में सरकार ने संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो दोस्तों आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश दिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो दोस्तों उद्देशिका या प्रस्तावना को हम भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। यानी कि मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या है? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। तो मौलिक अधिकार हमारे वर्तमान संविधान में 6 प्रकार के हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 प्रकार के थे, जिसमें हमारा पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, कहीं पर जाने आने की स्वतंत्रता, फिर अधिकारों, अभिव्यक्ति एवं संविधान की आत्मा का अधिकार। फिर हमारा 7वां था संपत्ति का अधिकार। लेकिन हमारे वर्तमान संविधान में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसको विधिक अधिकार बना दिया है। तो वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं और जबकि संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार माना गया है। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार हमारा एक विधिक अधिकार है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो दोस्तों 6 महीने का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने का। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अधिकतम अंतराल होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? तो दोस्तों बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। फिर हमारा अगला है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण है और निर्वाण का अर्थ जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण का अर्थ होता है जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया एवं उसकी राजधानी क्या है? गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया एवं उसकी राजधानी क्या है? तो दोस्तों गजनी साम्राज्य की स्थापना
अल्पतगीन ने किया था। गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन ने किया था तथा गजनी की राजधानी गजनी ही है। गजनी की राजधानी गजनी ही है और गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन ने किया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, किस तुर्क सरदार के शासनकाल में भारत पर सर्वप्रथम बार आक्रमण किया गया था? किस तुर्क सरदार के शासनकाल में भारत पर सर्वप्रथम बार आक्रमण किया गया था? तो दोस्तों प्रीतगीन तुर्क के शासनकाल में, प्रीतगीन तुर्क सरदार के शासनकाल में सर्वप्रथम बार भारत पर आक्रमण किया गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रीतगीन, यानी कि प्रीतगीन तुर्क सरदार के शासनकाल में भारत पर पहली बार आक्रमण किया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, जयपाल पंजाब में किस वंश का शासक था? जयपाल पंजाब में किस वंश का शासक था? तो दोस्तों जयपाल पंजाब में शाही वंश का शासक था। जयपाल पंजाब में शाही वंश का शासक था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के पिता के नाम क्या है? महमूद गजनवी के पिता कौन है, या फिर महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम है? तो दोस्तों महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन हैं। महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर सर्वप्रथम बार आक्रमण कब किया? महमूद गजनवी ने भारत पर सर्वप्रथम बार आक्रमण कब किया? तो दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर सर्वप्रथम बार आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में किया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर की लूट पर महमूद गजनवी ने कितने धन संपत्ति को हाथ लगाया, या उसके हाथ में कितनी संपत्ति लगी? सोमनाथ मंदिर की लूट में महमूद गजनवी के हाथ में कितनी संपत्ति लगी? तो दोस्तों 20 लाख दिनार। सोमनाथ मंदिर की लूट पर महमूद गजनवी को 20 लाख दिनार मिला। देखिए दोस्तों महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहां पर उसने 50,000 लोगों सैनिकों को मार दिया और उसे 20 लाख दिनार धन या संपत्ति उसको मिली थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, और देखिए दोस्तों महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों महमूद गजनवी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भारत का प्रथम शासक महमूद गजनवी था। देखिए दोस्तों महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर का आक्रमण माना जाता है, जो कि उसने 1025 ईस्वी में किया था। दोस्तों आज हमने आप सभी लोगों को जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित और कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन और कुछ हिस्ट्री के भी क्वेश्चन को करवाया है। महमूद गजनवी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी करवाया है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हिस्ट्री और पॉलिटी की ऐसे ही क्वेश्चन को पाने के लिए भी देखिए दोस्तों यह सभी क्वेश्चन यूपीपी पुलिस की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को जरूर याद कर लीजिए और इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह हर बार ही हर कंपटीशन की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और धन्यवाद दोस्तों। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों को संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगी दोस्तों, जो हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों आप सभी लोगों का यूपीपी का एग्जाम अगस्त में होने वाला है, जो 5 दिन में संपन्न होगा। तो आप सब लोग उसमें भी ऐसे ही संविधान सभा से संबंधित यानी कि पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो हमने आप पहला क्वेश्चन लिया है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक
9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। देखिए दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। फिर हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? तो दोस्तों सर वी.एन. राव ने संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया था और सर वी.एन. राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिम्हा राव है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे कहा जाता है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ था? संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ था? तो दोस्तों 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया? नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो दोस्तों 22 जनवरी 1947 ईस्वी को नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में स्वीकार किया गया था उनका उद्देश्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माण काल में कुल कितने अधिवेशन थे? भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितने अधिवेशन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण के समय कुल अधिवेशन 12 थे। भारतीय संविधान निर्माण के समय कुल 12 अधिवेशन थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा निर्माण में लगा समय। संविधान सभा के निर्माण में लगा समय कितना था? तो दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। संविधान सभा के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो दोस्तों संवैधानिक सलाहकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर वी.एन. राव को माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर वी.एन. राव को माना जाता है, बेनेगल नरसिम्हा राव। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। दोस्तों हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है, जनगण मन को राष्ट्रगान संविधान सभा ने कब अपनाया? जनगण मन को राष्ट्रगान संविधान सभा ने कब अपनाया? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जनगण मन को राष्ट्रगान संविधान सभा ने अपनाया था। और अगला है, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह संविधान सभा ने कब अपनाया? अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह संविधान सभा ने कब अपनाया? तो दोस्तों अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में संविधान सभा ने अपनाया था। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था और जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को और अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन थी? संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता थी, जो हमारी अस्थायी अध्यक्ष हैं, जो संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष भी हैं। देखिए दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी हैं।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया था? भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू हुआ था और इसी दिन ही अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। फिर हमारा अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य कब चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य कब चुने गए? तो दोस्तों 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुने गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया है? भारत का संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया है? तो दोस्तों भारत का संविधान 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है। भारत का संविधान 2 भाषाओं में लिखा गया है, हिंदी और अंग्रेजी में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष हैं। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो दोस्तों 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंस में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंस में हुआ? तो दोस्तों बम्बई प्रेसिडेंस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। अब मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में है। देखिए दोस्तों मौलिक कर्तव्य हमारा रूस के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए दोस्तों आगे हम सब लोग प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। आगे प्रमुख समितियां उनके अध्यक्ष के बारे में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो नंबर 1 है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। फिर हमारा अगला है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं। फिर हमारा अगला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। फिर अगला है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। फिर अगला है प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला है राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन है? राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं।
हमारा अगला 8वां है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। दोस्तों फिर हमने यहाँ पे देखा प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष के बारे में। फिर हम लोग यहाँ पे आगे क्वेश्चन लेंगे। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के मूल संविधान में अनुच्छेद 395 हैं और वर्तमान संविधान में 470 अनुच्छेद हैं। फिर हमारा अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 पे है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन आर्टिकल 61 में है। हमारा अगला है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। दोस्तों हमारा अगला है, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध किस आर्टिकल में है? धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 15 में है। फिर हमारा अगला है, अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किस आर्टिकल में है? अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों आर्टिकल 17 में है। फिर हमारा अगला है, उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है? उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है? तो उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है? तो उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। फिर अगला है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस आर्टिकल में है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों आर्टिकल 21 में है। फिर हमारा अगला है, ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में है। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में है। फिर हमारा अगला है, मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में है? तो मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 का में है। फिर हमारा अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान दिया गया है। फिर हमारा अगला है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? संसद की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों आर्टिकल 108 में संसद की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दिया गया है। फिर अगला है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं के संरक्षण से संबंधित किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 48 में है। दुधारू पशुओं के संरक्षण आर्टिकल 48 में है। अगला है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 356 में है। फिर अगला है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस आर्टिकल में है? वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 360 में है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान आर्टिकल 360 में है। हमारा अगला है, जीएसटी का संबंध किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 101 में है। जीएसटी का संबंध आर्टिकल 101 में है। फिर हमारा अगला है, बोलने का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो बोलने का अधिकार आर्टिकल 19 में है। बोलने का अधिकार आर्टिकल 19 में है। फिर हमारा अगला है, समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। हमारा अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार कब घोषित किया या किस आर्टिकल में है? सर्वोच्च न्यायालय ने इंटर की पहुंच को मौलिक अधिकार में घोषित किया या किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों यह आर्टिकल 19 में है। और हिंदी को राजभाषा घोषित किया, हिंदी को राजभाषा किस आर्टिकल में माना गया है? तो आर्टिकल 343 के 1 में। आर्टिकल 343 के ए में हिंदी को राजभाषा माना गया है। फिर अगला है, मनपसंद व्यक्ति से विवाह करना किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21 में है।
मनपसंद व्यक्ति से विवाह करना आर्टिकल 21 में है। हमारा अगला है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 155 में दिया है। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 155 में दिया है। फिर अगला है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति का प्रावधान। तो आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 226 में है। फिर अगला है निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में है। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में है। फिर वार्षिक वित्तीय वितरण तो आर्टिकल 112 में है। वार्षिक वित्तीय वितरण आर्टिकल 112 में है। देखिए दोस्तों, हमने आप सभी लोगों को आज पॉलिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप सब लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। और जिन लोगों का यूपीपी का एग्जाम आ रहा है उन लोगों के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पॉलिटी पूछा जाता है। थैंक यू दोस्तों। और ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों को पॉलिटी में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो हर कंपटीशन की एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, संविधान से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीवी मावलंकर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कहते हैं। तो दोस्तों, भारत की संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर वी.एन. राव हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर वी.एन. राव हैं, यानी कि सर वी.एन. राव का पूरा नाम हो जाएगा बेनेगल नरसिम्हा राव। बेनेगल नरसिम्हा राव। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष किसे माना जाता है? भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे माना जाता है? तो दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से समवर्ती सूची की धारणा ली गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान में संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है और हमारा मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में है। मौलिक कर्तव्य हमारा आर्टिकल 51A में है जो रूस के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक संविधान किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक संविधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक संविधान लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं?
भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और हमारा जब संविधान बनकर तैयार हुआ था यानी कि 26 नवंबर 1949 को, तो संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद। देखिए दोस्तों, यदि आपको पूछे कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी, तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं और हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारा हो जाएगा इंग्लैंड से। इंग्लैंड से भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो दोस्तों आयरलैंड देश से संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली ली गई है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता में गाया गया। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता में गाया गया। और दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार लिया गया था और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी, जिस दिन हमारा राष्ट्रगान संविधान सभा के द्वारा जनगण मन को मान लिया गया था। उसी दिन हमारा संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? भारतीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो देखिए दोस्तों आर्टिकल 32 को यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। आर्टिकल 32 हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान ने उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना था? संविधान ने उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को क्यों चुना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस ने 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस के रूप में इसे मनाया था। क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही चुना गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माता कौन है? भारत के संविधान के निर्माता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं और मूल संविधान में 22 भाग हैं और वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संचालन समिति और राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष कौन है? संचालन समिति और राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति और राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों
पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष हैं। हमारा अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है और मूल संविधान में 14 भाषा थी और वर्तमान संविधान में 22 भाषा है। फिर हमारा अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान को हृदय अनुच्छेद किस अनुच्छेद को कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और अनुच्छेद किस अनुच्छेद को कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो दोस्तों प्रस्तावना में हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ था तो दोस्तों भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा किसके कहने पर बनाया गया था? भारत का संविधान सभा किसके कहने पर बनाया गया? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर भारतीय संविधान सभा बना था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। फिर अगला क्वेश्चन है, संसद में शामिल है। तो देखिए दोस्तों, संसद हमारा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनता है। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनता है। देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी समय के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी समय के लिए होता है? तो दोस्तों 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो दोस्तों भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था और भारत के संविधान सभा बनने में लगा खर्च 63,96,647 रुपए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और यदि पूछे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है?
तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश। और देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में हम आर्टिकल 52 में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में लिखा गया है और उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 में बताया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो आर्टिकल 64 में दिया गया है। आर्टिकल 63। फिर हमारा अगला है, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान में जोड़ा गया है? समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान में जोड़ा गया है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो संविधान हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों को पॉलिटी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। तो दोस्तों, जो हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यूपीपी की परीक्षा में भी पॉलिटी आता है, तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य स्थानों पर भी कौन कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की अनुमोदन से। राष्ट्रपति की अनुमोदन या फिर राष्ट्रपति की सलाह से हम लोग उच्चतम न्यायालय की मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका यानी कि PIL की शुरुआत किसके द्वारा हुई है? जनहित याचिका PIL की शुरुआत किसके द्वारा हुई है? तो दोस्तों न्यायिक पहल के द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत हुई है। न्यायिक पहल के द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में सही है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय में परिवर्तन करने का अधिकार है। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वह जो निर्णय करता है तो वह स्वयं ही अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय में स्वयं परिवर्तन करने का अधिकार होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? यानी कि देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पे बताना है कि ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के पद पर भी काम कर चुके हैं।
तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर भी काम किया है। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश होने के साथ साथ वह राष्ट्रपति के पद पर भी काम किए हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को अभिलेख न्यायालय माना गया है। देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद यानी कि वाद विवाद को अन्यत्र भेजने, अन्य कहीं जगह पर भी भेज सकता है। तो वह सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार होता है कि वह किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद विवाद को अन्य जगह पर भेज सकता है। फिर हमारा अगला है, न्यायिक पीठ में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? न्यायिक पीठ में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, न्यायिक पीठ में न्यायाधीशों की संख्या 5 है। अगला हमारा है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायाधीशों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। देखिए दोस्तों, हमारा आर्टिकल 32 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारिक के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का हृदय और आत्मा कहा है। और देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार हमारा अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से और मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो आप लोगों को या क्वेश्चन पूछे कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। अगला हमारा है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। देखिए दोस्तों, हमारे भारत देश स्वतंत्र होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं और वह अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुने गए थे। और देखिए दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा चुने गए थे। फिर हमारा अगला है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो दोस्तों, श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। श्री राजगोपालाचारी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मसौदा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति का एक और नाम है जिसे हम मसौदा समिति भी कहते हैं। प्रारूप समिति को हम मसौदा समिति भी कहते हैं, यानी कि प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी को हम लोग मसौदा समिति भी कहते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति या फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य कौन कौन हैं? भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य कौन कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन गोपाल स्वामी अयंगर और डॉक्टर के.एम. मुंशी हैं। मसौदा समिति के सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, श्री एन गोपाल स्वामी अय्यर और डॉक्टर के.एम. मुंशी हैं। और देखिए दोस्तों डीपी बी.एल. मित्र और डीपी खेतन भी हैं, जो मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष 7 लोग हैं, 7 या 6 लोग हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और एन गोपाल स्वामी अय्यर और डॉक्टर के.एम. मुंशी, डीपी खेतन और बी.एल. मित्र हैं। और डीपी खेतन और बी.एल. मित्र के जगह पे 2 लोग बाद में हुए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब तथा प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था और इसमें कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था तथा इसमें कितने सदस्य थे? तो देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था, जिसमें 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था और इसमें 7 सदस्य थे। देखिए दोस्तों, और प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? तो दोस्तों लगभग 3 वर्षों के विचार विमर्श के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट पेश किया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों आर.के. शनमुखम चेट्टी ने। आर.के. शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट पेश किया था। आर.के. शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट पेश किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम कौन है? प्रथम गैर भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम हैं। हाँ, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया? तो दोस्तों एम.एन. राय, यानी कि एम.एन. राय का पूरा नाम हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय ने। एम.एन. राय का पूरा नाम हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान सभा का विचार पहली बार दिया था। मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान सभा का विचार पहली बार दिया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है? भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों एच.सी. मुखर्जी हैं। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा को लिखने वाली भारत के प्रथम उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को लिखा था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रथम महिला सदस्य कौन थी? संविधान सभा में प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो दोस्तों श्री दुर्गाबाई देशमुख। श्री दुर्गाबाई देशमुख संविधान सभा में पहली महिला सदस्य थी। देखिए दोस्तों, यदि आपको पूछे कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी, तो संविधान सभा में कुल 15 महिला थी। संविधान सभा में कुल 15 महिला थी और जिसमें से श्री दुर्गाबाई देशमुख संविधान सभा की पहली महिला सदस्य थी। और संविधान सभा पर कुल 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें 4 महिला ने हस्ताक्षर किया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो दोस्तों भारत देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है?
तो दोस्तों यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है, जबकि विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूएसए का है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना संविधान किस देश का है? सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो दोस्तों इराक का सबसे पुराना संविधान है, इराक देश का सबसे पुराना संविधान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे नया संविधान किस देश का है? सबसे नया संविधान किस देश का है? तो दोस्तों नेपाल देश का सबसे नया संविधान है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा संविधान, हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो दोस्तों मोनाको का सबसे छोटा संविधान मोनाको देश का है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश का अलिखित संविधान है? किस देश का अलिखित संविधान है? तो दोस्तों ब्रिटेन का, ब्रिटेन देश का अलिखित संविधान है, जो कि लिखा नहीं गया है। और सबसे बड़ा और लंबा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों